ये वैंकूवर की कहानी है जहाँ पे आए दिन लड़कियाँ गायब हो रही थीं। 50 से भी ज़्यादा लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट्स फाइल हो गई थीं। उनकी फैमिली और वैंकूवर के लोग प्रोटेस्ट करते हुए सड़कों पर उतर आए थे और उन सबका एक ही सवाल था, पुलिस कुछ क्यों नहीं कर पा रही। इतनी सारी लड़कियाँ यूँ गायब हो गईं और इनमें से अभी तक एक भी क्यों नहीं मिली। सालों गुजरते गए और मिसिंग वुमेन्स की लिस्ट और लंबी होती गई और फिर 2000 की एक रात को पुलिस ने एक पिग फार्म को सर्च किया। इस फार्म का ऑनर था रॉबर्ट। लेकिन जब पुलिस वहां पर जाती है और देखती है और सर्च करती है तो उनके सामने कितना बुरा और सबसे बड़ा हिस्ट्री का इंकशाफ आता है। उस फार्म की मिट्टी के अंदर पुलिस को उन लड़कियों की हड्डियां मिली और उस फार्म के फ्रिज में उन्हें मिला उन लड़कियों के जिस्म के हिस्से, बल्कि जिस्म के हिस्से नहीं, पूरे के पूरे जिस्म जो कि कटे हुए थे। अब उनकी एक्चुअल फोटोज तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन उनके कुछ स्केचेस हैं। और सबसे बड़ी बात कि जहाँ पे वो मीट बनाता था या पे जहाँ पे उस मीट को क्रश किया करता था, वहाँ पे भी ह्यूमन टिश्यूज पाए गए। इन्वेस्टिगेशंस में पता चला कि रॉबर्ट ने अपने विक्टिम्स को काट कर और ग्राइंड करके अपने पिग्स को खिला दिया। अगर आपको ये डिस्गस्टिंग लगता है तो अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके दिमाग को हिला के रख देगा। 11 मार्च 2004 को शाम को लोग अपने फैमिलीज के साथ अपने घरों में डिनर कर रहे थे, अपने फेवरेट टीवी शोज देख रहे थे, अपनी कामों में मसरूफ़ थे और अचानक एक न्यूज़ आती है जो शोज़ को कट करती है और एक इमरजेंसी न्यूज़, एक अनाउंसमेंट बन के आती है। और न्यूज़ में पुलिस आगे कहती है कि अगर आप मीट खा रहे हो तो रुक जाओ, और अगर आपके घर पे कोई मीट पड़ा हुआ तो उसको अथॉरिटीज़ को जमा करवा दें, क्योंकि रॉबर्ट पिक्टन जो कि वहाँ पे मीट सप्लाई करता था उसने मीट के अंदर ह्यूमन मीट को मिक्स कर दिया था और पॉसिबली सालों से वो बेचता आ रहा था। इमेजिन करो उन फैमिलीज़ की क्या हालत हुई होगी जिन लड़कियों को वो कब से ढूंढ रहे थे, जिन लड़कियों के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो लड़कियां उनकी डिनर प्लेट्स पे थीं और वो सब बिना कुछ जाने आदमखोर बन चुके थे। लेकिन जेल के अंदर रॉबर्ट को किसी बात की शर्म नहीं थी, किसी चीज़ का अफसोस नहीं था। अगर अफसोस था तो उसे उस लड़की का था जो उसका आखिरी शिकार बनने वाली थी। वो लास्ट में भी यही कह रहा था कि काश मैंने अपना वो टारगेट पूरा कर लिया होता। अब किसी भी किलर को जानने से पहले उसकी बैकग्राउंड स्टोरी को जानना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कैसा क्या हुआ था या क्या वजह थी जिसने ये चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी। तो इसकी स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि ये वैंकूवर में पैदा होता है। इसका एक भाई होता है, एक बहन होती है और इसके माँ बाप होते हैं। इनका एक पिग फार्म होता है बहुत बड़ा, जिसके अंदर उन्होंने पिग्स रखे होते हैं। इसके बाद गाय वगैरह होती हैं और मुर्गियाँ, और यानी कि फार्मिंग का काम करते थे ये लोग। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो जिसके माँ बाप थे वो बिल्कुल केयरलेस थे, उन्हें अपने बच्चों की परवाह थी ही नहीं। वो क्या करते थे, सारा दिन अपने दोनों बेटों को दिन के कामों में लगाई रखते थे। कभी पिग्स को साफ़ करना, कभी उनकी पॉटी साफ़ करना, कभी गाय का दूध निकालना, कभी मुर्गियों की देखभाल करना, यानी कि सारा दिन ये काम किया करते थे। और इनके माँ बाप ने इन्हें इतना भी नहीं सिखाया था कि ब्रश कैसे करना है, मुंह कैसे धोना है और साफ़ कपड़े कैसे पहनने हैं। ये हर टाइम गंदे रहते थे। तो जब ये स्कूल जाया करते थे तो वहाँ पे भी ये एज़ यूजुअल ऐसे ही होते थे, यानी कि गंदे कपड़े पहने होते और लोग इन्हें, यानी कि जो बच्चे थे वो उन्हें बुली किया करते थे कि तुम लोग पिग्स में रह के पिग्स जैसे हो गए हो, गंदे के गंदे। और ये बात सच थी, क्योंकि ना ये नहाते थे ना ये धोते थे, कुछ भी नहीं करते थे, बस गंदे होकर घूमते रहते थे। और यहाँ पे इनके माँ बाप अपने दोनों बच्चों को मेंटली अब्यूज़ भी किया करते थे, यानी कि सारा दिन काम करवाते थे, उसके बाद जलील करते थे और बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करते थे। इनकी जो बहन थी, इसके माँ बाप इसके बहन को पढ़ने के लिए कहीं और भेज देते हैं। वो समझते हैं कि शायद फार्मिंग जो है वो इसके लिए नहीं बनी, तो वो वहाँ से चली जाती है। अब थोड़ा ही टाइम गुजरता है तो ये जो किलर होता है, इसका नाम रॉबर्ट होता है, ये एक गाय का छोटा सा बच्चा लेके आता है, यानी कि उसको अपना पेट बना लेता है, उसके साथ बड़ा प्यार करता है, बड़ा उसके साथ खेलता है, यानी कि उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है। और कुछ दिनों बाद जब वो अपने उस पेट को ढूंढ रहा होता है तो वो अपने बाप से पूछता है कि यहाँ पे मेरा वो गाय का बच्चा था, वो कहाँ पे, आपने देखा तो नहीं। तो वहाँ पे उसका बाप कहता है कि तुम इस तरह करो, तुम उस कमरे में जाके देखो, वहाँ पे वो तुम्हें मिल जाएगा। जब वो वहाँ जाके देखता है तो जो पेट उसने रखा होता है वो एक जंजीर से लटक रहा होता है, उसके टुकड़े हुए होते हैं, यानी कि वो उसको ज़बह कर देते हैं, काट देते हैं। ये देख कर रॉबर्ट बहुत ज़्यादा रोता है और अब ज़ाहिर शिकायत तो कर नहीं सकता था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, रोता है, यानी कि इसकी मेंटली हालत वहाँ पे ख़राब होना शुरू हो जाती है बचपन से, क्योंकि इसे वो केयर नहीं मिलती, वो प्यार नहीं मिलता। और जहाँ पे बच्चे जानवरों को काटना या मार दाड़ या खून थोड़े टाइम बाद देखते हैं, इसने बचपन से देखना शुरू कर दिया था, तो इसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। इसके बाद जैसे जैसे वक्त चलता जाता है तो रॉबर्ट फार्म को संभालने लग जाता है, यानी कि पिग्स की केयर करना,
मीट बनाना और गाय का मीट सेल करना, मुर्गियाँ सेल करना, तो वो इस काम में बड़ा माहिर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वो सोशल मीडिया और लोगों से बहुत कट ऑफ होके रहता है, क्योंकि माशरा उसे तस्लीम नहीं करता। एक तो वो गंदा होता है, वो साफ़ नहीं रहता, और बचपन से उसे इतना बुली किया जाता है कि वो लोगों में घुलने मिलने से बहुत डरता है। और इसी के चलते चलते जो वैनकूवर का वो इलाका होता है वो इस तरह का होता है कि वहाँ पे ड्रग्स बहुत आम होती हैं, रेप पार्टीज़ होती हैं, यानी कि सेक्स पार्टीज़ बड़ी आम होती हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जब ये पार्टीज़ हो रही होती हैं तो पुलिस बहुत सारे रेड करती है, और यानी कि उनके लिए बहुत मसले मसाइल पैदा होते हैं जो डीलर्स होते हैं या ड्रग्स बेचते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो रॉबर्ट से बात करते हैं कि हम तुम्हारे फार्म के अंदर आके तुम अपनी सेक्स पार्टीज़ किया करेंगे और तुम्हें पैसे दिया करेंगे। तो ये कहता है कि हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है, तुम आ जाया करो। तो जब ये पार्टीज़ यहाँ पे इस फार्म के अंदर शुरू होती हैं तो वो पहली दफ़ा थी कि जब रॉबर्ट लड़कियों को इतने करीब से देखता है, उन्हें जानने की कोशिश करता है, उनसे बात करता है। लेकिन इसकी मेंटली हालत बिल्कुल ठीक नहीं होती। वो इन्हें कोई प्यार की नज़र से नहीं देखता, कोई उन्हें इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखता, क्योंकि आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऐसी पार्टीज़ जिसमें ड्रग्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, जो जिनका नाम ही रेप पार्टीज़ है, तो उनमें क्या कुछ होता होगा और कितनी रिस्पेक्ट किसकी की जाती होगी। तो इन्हीं के चलते चलते क्या होता है कि जो लड़कियां ड्रग एडिक्ट होती हैं या जो ड्रग्स लेती हैं, तो रॉबर्ट क्या करता है कि कुछ पैसे दे के इन्हें तो अपने फार्म हाउस पे बुला लिया करता है अकेले में। अब जैसे जैसे ये लड़कियों को बुलाता है, कभी एक कभी दो, करते करते ये लड़कियों को बुलाना शुरू कर देता है। और जब लड़कियां आती हैं और लड़कियां मिसिंग होनी स्टार्ट हो जाती हैं तो उनकी फैमिलीज़ वाले कंप्लेन करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा वो दबाव नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी जो बच्चियां थी, जो लड़कियां थी, वो ड्रग्स लेती थी, तो वो यहीं कहीं होंगी, आगे पीछे होंगी। यानी कि जो ड्रग्स लेते हैं उनकी वैसे भी इतनी फ़िक्र नहीं करता, वो कहीं ना कहीं पड़े रहते हैं किसी नदी नाले में, तो उनकी कोई इतनी केयर करता नहीं है। तो इसी बात का फ़ायदा रॉबर्ट उठाता है और ये लड़कियों को मिसिंग करना, उनको गायब करना, किडनैप करना शुरू कर देता है। ये सब चीज़ें बड़े सीक्वेंस से और बड़े पोलाइट तरीके से हो रही होती हैं कि एक दिन क्या होता है कि अपने मामूल के मुताबिक एक लड़की के पास जाता है रॉबर्ट, उसको पैसे देता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ आओ। वो उसके साथ आ जाती है, उसको ड्रग्स की भी ऑफ़र करता है। लेकिन जब उसे वो ड्रग्स की हाई डोज देता है तो जब उस लड़की की आँख खुलती है तो उसके हाथों में हथकड़ियाँ लगी होती हैं और वो बंधी होती है एक दीवार के साथ। वो जब देखती है तो रॉबर्ट उसके सामने खड़ा होता है, वो एक छुरी लेकर उसके पेट में मार देता है, यानी कि छुरियों के वार करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो लड़की होती है वो वॉरियर होती है, वो उसकी जवाबी कार्रवाई करती है, उसे ज़ख्म आते हैं। जब उसे ज़ख्म आते हैं लेकिन वो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाती है। जब वो वहाँ से भागती है तो सीधा पुलिस स्टेशन जाती है, वहाँ पर जाकर रिपोर्ट करती है कि मेरे साथ ये हुआ और उस इंसान ने मेरे साथ ये किया। और लकीली जिस टाइम पे इस लड़की को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, उसी हॉस्पिटल के अंदर रॉबर्ट भी मौजूद होता है। यानी कि जो ज़ख्म इस लड़की ने उसको दिए थे वो उनकी मेडिसिन्स और उनको हील करने के लिए वहाँ पे आता है। लेकिन जब वहाँ पे तलाशी ली जाती है तो रॉबर्ट की पॉकेट में से वो कीज़ निकलती हैं जो हैंडकफ्स उस लड़की के हाथों में होते हैं। तो वहाँ पे रॉबर्ट पकड़ा जाता है। जब ये पकड़ा जाता है तो इतना वो इस चीज़ का इशू नहीं बनाता है, यानी कि $2000 दे के तो वो रिहा हो जाता है। जब वो रिहा हो जाता है तो अब ज़ाहिर लड़की केस करती है। जब केस करती है तो अब लड़की ड्रग्स ले रही होती है और जो ड्रग्स लेते हैं उनकी बात को इतना कोई ख़ास तस्लीम नहीं किया जाता। इसी के चलते चलते जब टाइम थोड़ा और गुजरता है, यानी कि इस कार्रवाई में कोई इतनी चीज़ नहीं होती कि रॉबर्ट पकड़ा जाए या उसने जो हरकतें की हैं वो सामने आ जाएं, वो आराम सुकून से वहाँ से निकल जाता है। और कुछ टाइम के बाद ये जो फार्म होता है, ठीक है, यहाँ पे और भी वर्कर्स काम करते हैं जो इसके अंडर काम करते हैं रॉबर्ट के। तो एक बंदा अपनी सैलरी लेने के लिए आता है तो वो कुछ अजीब चीज़ें नोटिस करता है कि यहाँ पे तो मतलब ना एक बहुत बड़े साइज़ का पे गया, ठीक है, और दूसरी तरफ एक वैन खड़ी है जिसके पास कोई जाता नहीं और वो काफ़ी साफ़ हालत में है। वो जाके अंदर काफ़ी सारे लड़कियों के बैग्स होते हैं और उनकी आइडेंटिटीज़ होती हैं। वो यही चीज़ जाके पुलिस को बताता है, लेकिन पुलिस एज़ यूजुअल कोई कार्रवाई नहीं करती उस पर और कोई इतना ध्यान नहीं देती, यानी कि उस बात को इतना सीरियस नहीं लिया जाता। और दूसरी तरफ आए दिन लड़कियां मिसिंग हो रही होती हैं और उनकी रिपोर्ट्स लिखी जा रही होती हैं, लेकिन पुलिस भी इतना ध्यान नहीं देती क्योंकि वो सारी की सारी ड्रग एडिक्ट्स होती हैं। अभी तक हमने ये जाना कि रॉबर्ट की ज़िंदगी कैसी थी, उसका बचपना कैसा था और वो किन लोगों को टारगेट करता था, लेकिन अभी हम इस बारे में बात करते हैं कि इसने किस तरीके से औरतों को गायब किया, उन्हें कत्ल किया, उनका मर्डर किया, उनके साथ ज़बरदस्ती की, उनकी इज़्ज़त को तार तार किया, और इसके बाद किस तरह उसने उनके टुकड़े टुकड़े करके तो उनका मीट लोगों को खिलाना शुरू कर दिया और लोग बिना जाने लोगों का गोश्त खाते रहे और आदमखोर बनते रहे। तो रॉबर्ट क्या करता था कि लड़कियों को अपनी वैन में बिठा के अपने फार्म पे ले जाता था, लेकिन वैन के अंदर इनका बिहेवियर काफ़ी नॉर्मल होता था। नॉर्मली बातें होती हैं, कैजुअल चीज़ों के बारे में बात करते थे, लेकिन वहाँ पहुँचते ही वो सडनली डोमिनेट करने लग जाता सिचुएशन और उस लड़की के ऊपर कंट्रोल बनाए रखने के लिए। उसके बाद वो उन लड़कियों को बांध देता
हैंडकप से, दूसरे डिवाइसेस से जो उसके घर पे मौजूद थे, उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट करता, डिग्रेड करता और फिज़िकली टॉर्चर करता। दे वर हेल्पलेस, क्योंकि आप ज़रा पावर इम्बैलेंस देखिए। वो लड़की शहर से बहुत दूर थी, वहाँ पे अकेली थी, और रॉबर्ट एक मर्द है और ज़ाहिर सी बात है फिज़िकली स्ट्रांग है, और ऊपर से वो लड़कियाँ नशे में भी हैं। उन विक्टिम्स को वैसी हेल्पलेस सिचुएशंस में लेके आना रॉबर्ट का एक रिचुअल बन गया था, और वो हमेशा अपने शिकार को एक तरीके से नहीं मारता था, वो उन्हें तरह तरह के तरीक़ों से, यानी कि हर इंसान को अलग तरीके से मारता था। उसके पास एक हैंडगन थी जो उसके नाम पर रजिस्टर्ड थी, तो कभी कभी वो उसे भी यूज़ करता। जिन लड़कियों की रिमेन्स उसके फार्म पर मिले थे, उनके फोरेंसिक्स एनालिसिस के बाद पता चला कि ये एक और मेथड था। वो विक्टिम्स को झूठ बोलकर उन्हें फ्रीज के इंजेक्शंस देता। वो उन्हें यह बोलता कि ये रेगुलर ड्रग्स हैं जिससे उन्हें बहुत मज़ा आएगा। उस इंजेक्शंस के बाद वो लड़कियां बस 5-10 मिनट ज़िंदा रहती। इन मर्डर्स के बारे में सुनने के बाद लोग हैरान थे, पर जब उन्हें पता चला कि रॉबर्ट ने उन बॉडीज़ के साथ क्या किया, और वो बहुत डर गए थे। वो एक पोल्ट्री फार्म था, तो वहाँ पे मीट कटिंग और प्रोसेसिंग के सारे पपेट्स थे। रॉबर्ट ने अपने ज़्यादातर विक्टिम्स की बॉडीज़ को अपने ऑटोमेटिक साथ से डिसमेंबर किया, और वो उन्हें ऐसे ही काटता कि जैसे वो उसके अपने पिग्स हों या कोई जानवर हो। और वहाँ पे उसी लड़की ने, जिसके बारे में पहले हमने जिक्र किया था, जिसकी बात पे पुलिस ने ध्यान नहीं दिया था, तो उसने बताया था कि जहाँ पे जो हुक्स लगी होती हैं, जहाँ पे एनिमल्स की स्किन को अलग किया जाता है, वहाँ पे एक लड़की की डेड बॉडी थी, जहाँ पे उसने उस लड़की की स्किन को उतार दिया था। और जब चीज़ें एक एक करके सामने आने लग गई, तो फिर जो लोग उन पार्टीज़ में जाते थे, तो उन्होंने भी इंकशाफ किया कि जो उसकी पार्टी में मीट दिया जाता था, जो वो मीट हमें देता था, तो उसका टेस्ट बहुत अलग होता था। और वहाँ पे एक लड़की ने ये भी बताया कि जहाँ पे एनिमल फैट्स का कलर वाइट होता है, तो ह्यूमन फैट्स का जो कलर होता है वो येलो होता है। अब सवाल ये भी आता है कि वो उन्हें मारने के बाद उनकी बॉडी के साथ क्या करता था। तो वो सिंपली उन्हें मार के, उन्हें काट के, उन्हें क्रश करके, तो अपने जो उसके पिग्स थे वो उनके आगे फेंक देता था। अब पिग के बारे में तो सबको पता है कि उस चीज़ को तो हराम हलाल का, उसको तो टेस्ट का पता ही नहीं, उसके सामने जो चीज़ आप फेंकोगे तो वो खा लेगा। इन्वेस्टिगेटर्स ने ये कंफर्म किया था कि वहाँ के पिग्स जो थे उसके अंदर भी ह्यूमन टिश्यूज़ मिले गए हैं। ये बातें तो चलो हैं, लेकिन इमेजिन करो जो लड़कियां मिसिंग हुई थी, उनकी फैमिलीज़ पे क्या गुजरी होगी, कि उनकी चलो डेथ तो होगी, उसके बाद क्या हुआ कि उनके जिस्म को पिग्स ने खा लिया या फिर लोगों ने खा लिया था। लेकिन दोबारा से 2002 में जब सर्च इशू वारंट किया गया, तो वहाँ पे जाके जो चीज़ें मिली वो शायद नाकाबिले बर्दाश्त थी हर किसी के लिए। उस पूरे फार्म को सर्च करने के लिए तकरीबन 70 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स जो थे वो खर्च हुए थे, क्योंकि वो छोटा सा फार्म नहीं था, वो बहुत बड़ा था। और उस एरिया को तकरीबन सिक्योर करने के लिए 100 से ज़्यादा फोरेंसिक डिपार्टमेंट्स और पुलिस वाले लगे थे, क्योंकि अब जो ये लोकेशन थी, जो ये फार्म था, ये कोई नॉर्मल क्राइम सीन नहीं था। क्योंकि ये यहाँ पे क्या हुआ था कि ये सॉइल को, जो मिट्टी थी, उसको लेयर बाय लेयर रिमूव करना चाहते थे, और हर लेयर के नीचे एक बॉडी, हर लेयर के नीचे एक बॉडी नहीं मिल रही थी। इस सर्च के दौरान पुलिस को बहुत सारे बैग्स मिले, आईडीज़ मिली, कपड़े मिले, ज्वेलरी मिली, यानी कि लड़कियों की बोन्स में मिली, और तकरीबन 25 लड़कियों के जो स्किन टिश्यूज़ थे वो मिले, और फ्रिज के अंदर बॉडीज़ मिली, और इसके बाद कुछ ऐसे टिश्यूज़ मिले जो पिग के मीट के अंदर मिलाए गए थे। और फिर जाकर 2004 में पुलिस ने ये टीवी पे आगे बयान दिया कि रॉबर्ट ने ये हरकतें की हैं, और अगर आपने इसकी शॉप से या इसके फार्म से मीट लेकर खाया है, तो आप जाने अनजाने में एक आदमखोर बन चुके हो, और आपने ये मीट कंज्यूम कर लिया। लेकिन अब आते हैं इसकी कन्फेशन की तरफ, के जो इसने पुलिस स्टेशन में कन्फेशन किया था। लेकिन बात ये है कि इसने कन्फेशन अपना पुलिस स्टेशन में नहीं किया था। इसका जो कन्फेशन था वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि उसने एक दूसरे प्रिजन के आगे कन्फेस किया था। उसके साथ जो दूसरा प्रिजनर था वो एक अंडर कवर पुलिस वाला था, जिसके सामने उसने हर चीज़ कन्फेस कर दी थी। रॉबर्ट ने इन चीज़ों को इस तरह से बताया था कि जैसे इसने बहुत बड़ा कोई फ़ख्र का या कोई कारनामा अंजाम दिया। उसको ज़रा भी शर्म नहीं थी, कोई किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं थी, और वो बड़ा मुतमईन था कि उसने जो करना था वो कर लिया। उसे अपने किए पे ज़रा भी रिग्रेट नहीं था, लेकिन उसे एक बात का अफसोस था कि अगर वो बस एक और जान ले पाता, वो अपना गोल्डन नंबर 58 कर लेता। और इस कन्फेशन ने सबको हैरान कर दिया था कि कोई इतना सफाक कैसे हो सकता है।